देखिए आपका हेडिंग डाल लीजिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डावरी प्रोविशन एक्ट 1961, 1961। पहले इसकी सामान्य बातें जानी जाती हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह कानून, एरो बना बना लिखिएगा, यह कानून सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया। यह कानून सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस कानून का निर्माण, इस कानून का निर्माण भारत की संसद, भारत की संसद की संयुक्त बैठक में किया गया। ज्वाइंट सीटिंग, भारत की संसद की संयुक्त बैठक में किया गया। इस कानून को पास करने के लिए, इसी लाइन में लिखते रहे तो, इस कानून को पास करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत, पूछ सकता है क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत सर्वप्रथम देखिए ऑनलाइन में जा रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, वाक्य बोलिए तो एक बार। हाँ, एक अनुच्छेद 108 के तहत सर्वप्रथम संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो अंडरलाइन कर लीजिए, सर्वप्रथम ज्वाइंट सीटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। अब हो सकता है कि अगला क्वेश्चन डेट पूछ ले कि ज्वाइंट, इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पास करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक कब हुई, तो उसको लिखिए, संसद की संयुक्त बैठक 6 तथा 9 मई 1961 को हुई। दो डेट लिखिएगा, संसद की संयुक्त बैठक अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। संसद की संयुक्त बैठक 6 तथा 9 मई, यानी कि 6 एंड 9 मई, 2 दिन हुआ, 6 तथा 9 मई 1961 को हुई। अब क्यों ज्वाइंट सीटिंग हुई, तो आपका फिर हम बताए भी थे कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर विवाद हो, मतभेद हो, तो उस मतभेद का निपटारा एक तरीका है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और मैं बताया भी था, लेकिन आज भी संविधान में हमने बताया था कि संयुक्त बैठक धन विधेयक के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा केवल कितने दिन के लिए रोक सकती है धन विधेयक को, 14 दिन, और संविधान संशोधन के लिए भी नहीं हो सकती, तो कैसे विधेयक के लिए हो सकती हैं, जनरल, यानी कि सामान्य। यानी कि संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा को हर हाल में अलग पास करना होगा और राज्यसभा को क्या अलग। ज्वाइंट सीटिंग का फायदा मैं ये बताया था कि चूंकि
लोकसभा की संख्या ज़्यादा है तो लोकसभा का पलड़ा क्या रहता है, भारी। तो लिखिए इसको आगे भाई। इस इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। हो सकता है ये भी पूछ ले, आजकल ऐसे ही पूछा जा रहा है। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। अगला लिखिए, इस अधिनियम के निर्माण की तिथि। इस अधिनियम के निर्माण की तिथि 20 मई 1861। हाँ 1961 भाई, 20 मई 1961, 20 मई 1961। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बनने की तारीख ये है कि 20 मई 1961 को किस राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी अनुमति प्रदान की। तो वह राजेंद्र प्रसाद जी थे। लिखिए, इस विधेयक पर अनुमति या इस कानून भी लिख लीजिए, या इस कानून पर अनुमति तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन माने 20 मई 1961, इस कानून पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अनुमति प्रदान की। अपनी अनुमति प्रदान की। यही आपका बनने की तिथि है। इसके बाद जो पूछने का पूरा चांस है, इन्फोर्समेंट डेट, प्रवर्तन तिथि। लिखिए हेडिंग, प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ की तिथि या लागू होने की तिथि। प्रवर्तन तिथि जरूर याद करके जाइए, एक क्वेश्चन बनने का चांस यहाँ रहता है। किस तारीख को ये कानून इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, तो वह डेट याद रखना है। लिखिए 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। ये रट कर जाइएगा अब, 1 जुलाई 1961। इसके बाद विस्तार पूछा जा सकता है तो खूब भरम आएगा। एक ही भरम आएगा कि विस्तार में, एक्सटेंट में, कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, नागालैंड के सिवाय संपूर्ण भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में ये होल इंडिया में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी अब लागू है। मैं डेट लिखवा दे रहा हूँ। तो लिखिए विस्तार, हेडिंग डाल लीजिए विस्तार। यह कानून संपूर्ण भारत पर लागू है। अब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के सिवाय मार दीजिएगा। यह कानून किस पर लागू है, पूरे भारत में। लिखिए इसमें, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में, क्योंकि अभी संघ शासित ही है भाई, आगे हो सकता है चेंज हो जाए तो आप राज्य लिख दीजिएगा। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में इसे 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। 31/10/2019, 31/10/2019 को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला लिखिए आपका, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल देखिए हम बनाते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब दे देगा मॉडल, दहेज लेने को प्रतिषिद्ध करना, दहेज देना प्रतिषिद्ध करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बता गया। लिखिए, इस कानून का मुख्य उद्देश्य दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करना है। दोनों मार्क रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य दहेज का लेना एवं देना दोनों प्रतिषिद्ध करना है, यानी कि दोनों को रोकना है। देखिए सेक्शन लिखवा दिया गया ना, 10 टोटल। ऊपर देख,
अब आइए बैरेक शुरू किया जाए। देखिए आपका बैरेक शुरू किया जाए, सम एक दो लाइन और कोरिलेट करके लिखिए भाई, तब बैरेक शुरू किया जाए। लिखिए आईपीसी की धारा 304 बी में दो तीन और कोरिलेशन बचा है, एक एक लाइन लिखवा दिया जाए। आईपीसी की धारा 304 बी में डावरी डेथ यानी कि दहेज मृत्यु को दंडनीय बनाया गया है। डावरी डेथ या दहेज मृत्यु को दंडनीय बनाया गया है। अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में, कैपिटल बी लिखिएगा, एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी में 113 ख या बी में दहेज हत्या के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। दहेज हत्या के बारे में यानी कि डावरी डेथ के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रियम्पशन का उपधारणा का प्रावधान किया गया है। लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके। मुस्लिम विधि के तहत मेहर को, मेहरा ना लिख लीजिएगा अभी हम बताएंगे आपका मेहर क्या होता है। तो जस्टिस महमूद ने इसकी उत्तम परिभाषा दी है। आपका मेहरा लिख रहे हैं क्या? मेहरा न लिखिएगा आपका, भले मेहरी लिख दीजिएगा देखिए आपको भाई, अब वो हमारी सीमा के बाहर है वो भाई, बताना। आप लिखिए मुस्लिम विधि में मेहर को दहेज की श्रेणी में, डावर कहा जाता है इंग्लिश में, डावर को डावरी की श्रेणी में यानी कि दहेज की श्रेणी में नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। देखिए अब कानून शुरू किया जाए, चूंकि 10 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका, किसी भी कानून के पहले सेक्शन में दो तीन बातें रहती हैं। अब पहले समझिए, उसके बाद लिखवाया जाएगा। दो तीन बातें ही रहती हैं। एक शार्ट टाइटल रहता है, यानी कि संक्षिप्त नाम, यानी कि लघु नाम। जैसे कि हमारे अखिलेश जी का लघु नाम हो गया आपका बबुआ, मायावती जी का बुआ, उसी प्रकार लघु नाम होता है। आप लोग भी देखे होंगे जो सर्टिफिकेट में आपका नाम होता है वह विस्तृत नाम, चिंटुआ, पिंटुआ, पिंकिया, सिंकिया कहा जाता है। ये कौन सा नाम है? संक्षिप्त। तो थोड़ा सतर्क रहिए। संक्षिप्त नाम इसलिए लिखा जाता है कि बोलने में आसानी हो, पहचानने में आसानी हो, और इसलिए आपका शॉर्ट टाइटल दिया जाता है। पहले लॉन्ग टाइटल लिखा जाता था। आज भी दक्षिण भारतीय पूरा लिखते हैं, बाबा परदादा का नाम, और इतना लिख देते हैं कि आगे आपका जगह कम पड़ जाती है। तो आपका उसको आप पहला अक्षर दूसरा अक्षर एकदम क्या कर दिया जाता है, शॉर्टकट बिंदु लगा दीजिए और आगे नाम लिखिए। अगला देखिए, एक तो शार्ट टाइटल पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन पिछली बार आपका BHUL LLM में भी आया था और UPJ में भी आया था। दूसरा विस्तार, यानी कि किस क्षेत्रों में ये कानून लागू है। और तीसरा आपका प्रारंभ, यानी कि किस तारीख को यह इन्फोर्स हुआ, प्रारंभ हुआ, लागू हुआ। इसको संविधान से भी जोड़कर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपका BHUL LLM का हम बताएंगे और एक क्वेश्चन पिछली बार जो जे में आया है। देखिए इस कानून का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 होगा। विस्तार हम बता ही दिए हैं, संपूर्ण भारत पर होगा, जम्मू कश्मीर पर भी हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। और इस कब ये लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961। धारा 1 समाप्त हो गई। लेकिन कोरिलेट भी हमें करना है।
कोरिलेट हमें ये करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही कोरिलेट करना है। पहला जो पिछली बार आपका यूपीजे में पूछा गया था कि संविधान का नाम किस आर्टिकल में दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। 393 में संविधान का प्रारंभ कहाँ दिया गया है। 394 में संविधान एक पार्ट में लागू हुआ कि दो पार्ट में, दो पार्ट में लागू हुआ। मैंने ये दो पार्ट में लागू हुआ। ये BHULLM में पिछली बार बना था और नाम तो आपको पिछली बार यूपीजे में ही बना है कि नाम कहाँ दिया गया है। तो संविधान का शार्ट टाइटल कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 393 में। इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान। अब आइए देखा जाए, एक आपका सामान्य बात छूटी थी, एक्ट नंबर, और वह जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का एक्ट नंबर या क्रमांक संख्या या अधिनियम संख्या 28 है। बेयर एक्ट में सेकंड लाइन में लिखा है। तो क्रमांक संख्या थोड़ा हम बता दें, क्योंकि भाई आपका निर्माण की तिथि हम बता ही दिए हैं। एक्ट नंबर देखिए 1961 का अधिनियम संख्या 28। इसका मतलब ये हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1961 में जितने कानूनों पर अपनी अनुमति प्रदान की, अपनी एसेंट प्रदान की, उसमें 1961 में जो ये दहेज अधिनियम था वह चौथे क्रम पर था, 28वें। तो पहला पहला जिस पर उस सन में प्रदान करेंगे पहला एक्ट नंबर, दूसरे कानून पर करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दूसरा। यानी कि एक सीरियल वाइज, लेकिन हर एक साल सीरियल बदलता है। जैसे 1961 में 1 जनवरी से लेकर कहाँ तक चलेगा सीरियल, 31 दिसंबर। जैसे 1962 आएगा वो फिर 1 2 3 4 सीरियल। तो सन भी याद रखना है और सीरियल वाइज भी। तो सीरियल वही क्रम संख्या कहा जाता है। अब सेक्शन 2 आइए। सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है कि डावरी या दहेज की परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में दी गई है, तो आपका 2 में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है और अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पहले कंसेप्ट बना लीजिए, दहेज या तो दहेज विवाह के पूर्व मांगा जा सकता है या दिया जा सकता है, या विवाह के समय या विवाह के पश्चात। तो दहेज या तो आपका दे सकता है समय के आधार पर, कितने प्रकार का, 3, या तो पास्ट हो सकता है या प्रेजेंट या फ्यूचर। तो बताइए क्या भविष्य में दहेज देना दहेज माना जाएगा कि नहीं, और विवाह के पहले ही दे देना माना जाएगा। आपका तीनों दशाओं में दहेज माना जाएगा। लेकिन जो धन पैसा रुपया दिया जाए दहेज में, जो धन पैसा रुपया इत्यादि दिया जाए, वह डायरेक्ट दिया जा सकता है कि इनडायरेक्ट, की दोनों, दोनों। यानी कि आप प्रत्यक्ष भी दे सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी, ये भी याद रखिए। जो दहेज का मामला है, आपका एक चीज को दहेज की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वह विवाह के समय वर या वधू या उनके पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को दिए गए जो उपहार हैं, और प्रथागत जो उपहार दिए जाते हैं उनको डावरी की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो डावरी होती क्या है, डावरी का माने आपका कंसेप्ट क्या है। यहाँ सेक्शन पूछ सकता है कि दहेज की परिभाषा आपका किस धारा में दी गई है, 2 में। अब देखिए 2 को पहले बेरेक तोड़ा जाए, इसी को थोड़ा समझाना है, उसके बाद तो आपका दंड शुरू हो जाएगा दहेज के बारे में, लेना देना, करार करना, प्रचार करना इत्यादि। बस 2 ही धारा देखिए आपका एक एक शब्दों को। डावरी, डिफिनेशन ऑफ डावरी इस अधिनियम में। अब इस अधिनियम में मतलब कि कौन सा अधिनियम पढ़ाया जा रहा है, तो आपका
डावरी एक्ट 1961। अब आइए, क्या ये जो दहेज या डावरी की परिभाषा है, क्या आईपीसी में आपका दहेज के मामलों में क्या ये परिभाषा अप्लाई करेगी कि नहीं? तो आप थोड़ा समझिए। 304 का एक्सप्लेशन 304 बी में एक बार देखिएगा, स्पष्ट नीचे लिखा गया स्पष्टीकरण कि इस धारा में दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में, यानी कि जहाँ जहाँ दहेज आईपीसी इत्यादि में आएगा वहाँ वहाँ एक लाइन लिखा रहेगा कि यहाँ दहेज का मतलब क्या हुआ, जो दहेज अधिनियम की 21 धारा में दिया गया है 2 में। अब तो केवल इस अधिनियम में भले लिखा हो, लेकिन अन्य कानूनों में भी ये लिखा गया है। अब आगे देखिए, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय, तो विवाह के पश्चात किसी समय पहले शब्द नहीं था, तो पूछ सकता है कब जोड़ा गया? 1986 में। अब आइए, दहेज में क्या क्या दिया लिया जा सकता है? पहला पॉइंट आइए, तो कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि आपका मूल्यवान प्रतिभूत। यहाँ ध्यान से समझिए थोड़ा, पहला प्रॉपर्टी पर अटैक करना है और दूसरा किस पर? मूल्यवान प्रतिभूत। दहेज अधिनियम के तहत संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, तो पहले तो संपत्ति की परिभाषा देखा जाए। वर्तमान समय में मूर्त संपत्ति भी होती हैं जो दिखाई दे, अमूर्त होती हैं जो दिखाई न दे, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, आपका पेटेंट हो गया, ये अमूर्त संपत्ति हैं जो दिखाई न, ये भी प्रॉपर्टी में है। फिर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति। तो फिर आइए, यहाँ संपत्ति का मतलब क्या हुआ? दहेज में कौन सी संपत्ति दी जा सकती है? चल की अचल की दोनों। तो चल संपत्ति की चल और अचल तथा दोनों, यानी कि आप वाहन, गाड़ी, घोड़ा दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं। और अचल का मतलब मकान दे सकते हैं, जमीन दहेज में दे सकते हैं। जैसे कि लड़की के पिता ने लड़के के नाम 10 बीघा जमीन लिख दी दहेज में, और कई लोग तो आपका नवासा पर ही विवाह कर लेते हैं कि चलो एक पैसा दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन इकलौती लड़की है और कोई भाई नहीं है, तो पूरी प्रॉपर्टी क्या है? मेरी ही होगी। कुछ दिनों तक ससुर जी के और सास जी के मरने तक क्या किया जाए? इंतजार, लेकिन सेवा भाव। जाकर क्या करिए? मेहरा बनकर सेवा भाव करिए, तब तो मेवा मिलेगा। कुछ लोग इस लालच में भी रहते हैं कि भाई अगर 3 हैं, बहन 1 है, तो विवाह के बाद हम बहन पर दबाव डालेंगे बीवी पर कि 100 बीघा जो प्रॉपर्टी है, 25 बीघा क्या है? तुम्हारा भी है, जाकर क्या मांगो? हक। इसका उपाय ये है कि जब भाई बंटवारा करे तो एनओसी ले ले आपका, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र बहन से ले। जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देगी, आप बंटवारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब हक मांग ले? अब तो कानूनन हक मांगने का क्या है। तो इसीलिए आपका स्वेच्छा से लिखती है आपका बहन कि मैं स्वेच्छा से संपत्ति में अपना अधिकार त्यागती हूँ, लेकिन मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, त्यागा जा सकता है। लेकिन कंसेप्ट याद रखिए, मूल अधिकारों का स्वेच्छा से भी त्यजन संभव। तो चूंकि प्रॉपर्टी का अधिकार लीगल राइट है, इसको स्वेच्छा से त्यागा त्यागा जा सकता है कि नहीं? त्यागा जा सकता है। अगला देखिए आपका, तो पहले तो संपत्ति बताई गई कि चल भी संपत्ति हो सकती है दहेज में, और कौन सी? अचल भी। दूसरा आपको जो समझना है, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तुरंत आपका एक्सप्लेशन नंबर 2 पर आ जाइए, तुरंत जोड़कर शब्द से पढ़िएगा। कौन सा एक्सप्लेशन? इस धारा का 2। देखिए क्या कहता है,
मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो आईपीसी की धारा 30 में दिया गया है। यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिका की व्याख्या आईपीसी के सेक्शन 30 में किया गया है और यही परिभाषा दहेज अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज के बारे में लागू होगी। अगर मूल्यवान प्रतिभूति इस अधिनियम में आता है तो वह कहाँ से गवर्न होगा? आईपीसी से। तो मूल्यवान प्रतिभूति होती क्या है, अब समझने का प्रयास करिए। ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या ऐसा कागज पत्र, न दस्तावेज है तो कागज पत्र, जिससे अधिकार बढ़ जाए, अधिकार घट जाए, अधिकार समाप्त हो जाए, अधिकार परिवर्तित हो जाए, अधिकार छिन जाए, अधिकार मिल जाए इत्यादि, उसी को हम क्या कहेंगे? उस दस्तावेज को ही मूल्यवान प्रतिभूति। पहला नियम। दूसरा ये है कि ऐसा दस्तावेज जिस पर कि अगर किसी व्यक्ति ने स्टाम्प लगा दिया, यानी कि अपना क्या मार दी, मुद्रा, या किसी व्यक्ति ने अपना साइन कर दिया, और वह जो कागज हैं, वह जो दस्तावेज हैं, उसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में या धन के रूप में आगे चलकर क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट। तो उसे भी मूल्यवान प्रतिभूति माना जाए। सबसे उत्तम उदाहरण चेक का दे दीजिए। आपका दामाद जी ने ससुर जी से कहा कि आप 5 लाख का चेक काट दीजिए, तो बताइए क्या नगद धन दिया गया कि चेक दिया गया? तो चेक मूल्यवान प्रतिभूति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है कि नहीं? चेक भजा कर क्या पाया जा सकता है? पैसा। तो आईपीसी की धारा 30 में ये है कि नहीं मूल्यवान प्रतिभूति? दहेज माना जाएगा कि नहीं? तो कौन चेक से ले ही रहा है? खाते में कोई ले रहा है? जेल चले जाएंगे तुरंत। और आप जब सर्विस पा जाएंगे, चाहे बिहार या कहीं भी, तो सरकार आपका एफिडेविट लिखवाती है कि आप न तो दहेज लेंगे, न देंगे, न भविष्य में मांगेंगे। अगर ये करते हैं तो आपको सीधे क्या होगा? नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये एफिडेविट हर एक राज्य सरकार लिखवा रही है। तो नगद आपका भले चल जाए काम, लेकिन कहीं भी रिकॉर्ड में काम, रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है, रिकॉर्ड में तो फंस जाएगा आदमी। भले आपका उपहार दे दें वो अलग बात है। अगला देखिए, अभी तो 2 ही शब्द बताया गया। प्रतिभूति अभिप्रेत, यानी कि दहेज में क्या क्या दिया जा सकता है? तो कोई संपत्ति भी और कोई मूल्यवान प्रतिभूति, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। अगला देखिए, अब ये जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, ये किस टाइम दी जाएगी? विवाह के पहले, विवाह के समय और विवाह के बाद, उपर्युक्त सभी। तो बताइए। तो मूल कानून में विवाह के पूर्व और विवाह के समय को तो दहेज माना गया था, लेकिन विवाह के बाद जो प्रॉपर्टी दी जाती है या संपत्ति, उसे चूंकि दहेज नहीं माना गया था, तो यहाँ भी अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद पढ़ते हैं तो आप कवर नहीं कर पाते। तो दहेज अगर विवाह के बाद भी मैंने कह सकते हैं संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, तो उसे भी दहेज माना जाएगा। ये प्रावधान कब जोड़ा गया? तो 1986 में। ये याद रखना। अगला देखिए, अब आपका कोई ऐसी, हाँ, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, तो अब ये जो संपत्ति या मूल्यवान भूत दी जाएगी विवाह के एक पक्षकार द्वारा, किसको? दूसरे को। यानी कि या तो एक पक्षकार पुरुष हो गया, दूसरा महिला हो गई, तो या तो ए पुरुष बी को दे, या ये महिला दहेज किसको दे? ए को दे। कई जगह भारत में महिलाओं की ओर से दहेज न देकर किसकी ओर से दिया जाता है? पुरुषों। ये दोनों के लिए बना है, ये नहीं कि आप ये कह दीजिएगा केवल महिलाओं के लिए। कई जगह पुरुष पार्टी किस पार्टी को देती है? महिला पार्टी को। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कौन देती है? महिला पार्टी। किस पार्टी को?
पुरुष पार्टी, यानी कि फिर एक बार देखिए, विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या तो विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद कोई संपत्ति देता है या मूल्यवान प्रतिभूति देता है, उसे हम दहेज कहेंगे। दूसरा देखिए, विवाह, हाँ, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को। यहाँ एरिया इसका व्यापक हो गया। इसका मतलब कि ए बी स्त्री है, लड़की है, तो बी डायरेक्ट ए को दहेज न दे, बल्कि बी की ओर से इसके फादर और मदर दे दे, या बी के आपका जीजा दे दें, बी के आपका मौसा दे दें, जो भी दे दें। यानी कि जरूरी नहीं है कि बी के माता पिता ही दें, बी की ओर से कौन दे सकता है, अन्य, अन्य में सभी दिए। तो किस दे देंगे, ए को या ए के माता पिता को या किसी अन्य को। जरूरी नहीं है कि लड़के के माता पिता को ही दहेज दिया जाए। हो सकता है कि माता पिता डर रहे हो और दहेज की रकम किसी अन्य खाते में क्या किए हो, मंगा लिए, वो भी दहेज माना। स्पष्ट लिखा है कि किसी दूसरे पक्षकार को, दूसरे पक्षकार मतलब ए को, या ए की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। तो ये जरूरी नहीं है कि दहेज आपका पक्षकार या उसके माता पिता को ही दिया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अगला देखिए, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, अब ये काफी महत्वपूर्ण है, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, यानी कि ये जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का लेन देन हो रहा है, ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, व्यापार से कि विवाह के संबंध में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर दहेज अधिनियम का मुकदमा चलता है तो वह ये बचाव ले सकता है कि ये रकम हम विवाह के संबंध में नहीं लिए थे, बल्कि ये कारोबार के संबंध में दिए थे। हम लोगों में कारोबारी संबंध था, कोई विवाह का मतलब ही नहीं है, भले विवाह के लिए लिए हो, हमें व्यापार के लिए दिए थे। तो यहाँ भी तय करना है कि जो ये रकम ली दी जा रही है वह किससे रिलेटेड होना चाहिए, विवाह से कि व्यापार से। विवाह से, व्यापार से नहीं, वृत्त से नहीं, कारोबार से नहीं। तो पक्षकार ये दिखा सकता है कि ये दहेज नहीं है, क्योंकि किसके लिए रकम हमने लिया दिया था, कारोबार के लिए। यह अति महत्वपूर्ण है। उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है। अब यहाँ आइए, यानी कि जो ये संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हैं, ये डायरेक्ट दी जा सकती हैं कि इनडायरेक्ट, की दोनों। यानी कि या तो प्रत्यक्षतः या, तो प्रत्यक्षतः का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट दे दीजिए, अप्रत्यक्षतः का मतलब कि किसी कारोबार में कुछ लाभ प्रदान कर दीजिए या कुछ दे दीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं। किस रूप में, इनडायरेक्ट। अपने मित्र से दिलवा दीजिए, इनडायरेक्ट मैंने ये भी हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों से क्या करिए, दिलवा दीजिए, डायरेक्ट उसमें आप न इन्वॉल्व होइए। अगला देखिए सब, यानी कि ये रकम या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या तो डायरेक्ट दी जा सकती है या इनडायरेक्ट, दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। फिर दो शब्द आया, दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। ये सतर्क होकर समझिएगा। दी गई है मतलब दहेज की रकम दे दी गई है। दे दी गई है मतलब कि लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को 5 लाख रुपया क्या किया है, दे दिया। ये हुआ दे दी गई है। और अगला शब्द है या दिए जाने का क्या किया गया है। अब करार पर आ जाइए, तुरंत यहाँ पॉइंट पकड़ना है। करार का मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण देखिए, लड़की के पिता ने लड़के के पिता से माने स्टाम्प पर समझौता किया कि आप अपने लड़के का विवाह हमारी लड़की से करिए और मैं विवाह के बाद या विवाह के पहले ही
या विवाह के समय या विवाह के बाद 5 लाख रुपया आपको दूंगा, मैं आपसे क्या करता हूँ, करार। वादा वही करार मैंने समझौता। अब तुरंत बताइए, क्या दहेज लेने देने का करार करना, ये दहेज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और ये करार आप लोग बताइए वैध होगा कि शून्य? और ऐसे करार करने वाले दंड के क्या होंगे? तो देखिए, अब शून्य घोषित करा दिए, तुरंत यहीं कोरिलेट आइए। अब दहेज लेने या देने का करार करना आपका पूछ सकता है कि आपका वाइड होगा कि वैलिड होगा। तो थोड़ा बहुत आपका हर हाल में याद रखिए कि ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। अब ये है कि ऐसा करार शून्य होगा। ये सेक्शन आप देखिए, एक सेकंड निकाल रहा हूँ, 5 में होना चाहिए। देखिए धारा 5, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, यहीं हम लिखवाएंगे इसको अभी तो कोरिलेट करके। अब सेक्शन 5 यहीं समाप्त कर दीजिएगा, ये नहीं कि अब आगे कह दीजिएगा कि पढ़ाइए सर। धारा 5 डिटेल में बता देते हैं, यहीं 2-4 लाइन में इसको क्या करिए, समाप्त। देखिए, दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होगा। तो दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। शून्य होगा का मतलब ये हुआ कि अगर लड़की के पिता ने लड़के के पिता से ये एग्रीमेंट किया है कि हम दहेज देंगे, तो शून्य का मतलब कि उस एग्रीमेंट को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो क्या विवाह हो गया तो लड़के का पिता लड़की के पिता के खिलाफ मुकदमा क्या कर सकता है कि नहीं, कि जो वादा किए थे 5 लाख क्या करो, करेंगे तो जाएंगे जेल। ये भी याद रखिए, यानी कि करेंगे तो कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहेज गुप्त रूप से लिया जाता है, सार्वजनिक रूप से नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लिया जा सकता है, खुलेआम मांग नहीं की जा सकती। अगर कोई रिकॉर्ड कर लिया कि ये दहेज, आजकल सतर्क भी रहना है कि आप जैसे कि बात दो लोग कर रहे हैं और रिकॉर्डर ऑन कर दिए हैं और क्या क्या कितना दहेज मांगा, ये सब रिकॉर्ड हैं, तो ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है, विवाह करिए नहीं तो जा रहा हूँ मैं क्या करने, मुकदमा। तो पहले तो भाई ये भी देख लेना कि कहीं मोबाइल वोबाइल ऑन तो नहीं है रिकॉर्डर, क्योंकि तमाम लोग हमारी बातें रिकॉर्ड करके 2-4 लोग हमारे पर ही भेज दिए। यानी कि ऐसे ऐसे भी बदमाश हैं, हमारी ही बातें रिकॉर्ड किए और हम ही पर क्या किए। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बातें रिकॉर्ड करिए, कोई ऐसी बात हम करते ही नहीं, कभी अनजान नंबरों से तो हम बातें जल्दी नहीं करते। बहुत सतर्कता, क्योंकि बहुत खतरा है आपका मोबाइल में, तमाम सिस्टम इसी से चल रहे हैं। तो अनजान ना तो लिंक जल्दी क्लिक किया जाता है ना नंबर। आप काम हो तो बात करिए, ना जानते हो तो तुरंत इधर से ही काट दिया जाता है। व्हाट्सएप कॉलिंग तो बिल्कुल नहीं उठाना है क्योंकि बहुत खतरा ज़्यादा है। अब ये आया कि कॉन्टेक्ट से थोड़ा जोड़िए कि दहेज लेने और देने का जो करार है ये वाइड होगा। तो संविदा अधिनियम की किस धारा के तहत ये गवर्न होगा? 23। याद रखिए, ये पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट हैं या नहीं? विवाह का, और नहीं नहीं, 26 में तो विवाह का है, ये 23 में आएगा भाई। 26 में आपका, फिर हम बता दें, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 26 में विवाह पर रोक लगाने वाले करार सुने हैं, दहेज लेने देने नहीं। दहेज वाला मामला 23 में आएगा, ये करार अनलॉफुल होगा, आपका विधि विरुद्ध होगा और शून्य होगा। ये लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा, यानी कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का ये पहले खंड में भी आ जाएगा कि ऐसा कार्य करने का करार जिसे कानून या ला ने प्रोविटेड किया है वहीं आप करार करते हैं, तो ये करार शून्य है। यानी कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य को करने का करार करना क्या होगा? करार वाइड। ये करार अवैध है और अवैध के कारण क्या है? शून्य। सेक्शन 23 में जितनी बातें हैं
इलीगल भी हैं और वार्ड भी। यहाँ से भी कॉन्टेक्ट में हम बताएंगे, दोनों में अंतर है। आपका इलीगल और वार्ड में अंतर पूछा जाता है, उसमें एक क्वेश्चन संविधान नियम में पढ़ाया जाएगा आगे। तो आपका धारा 5 याद रखिएगा, फिर बैक हो जाइए और बैक होके धारा 2 पर आ जाइए। किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वई विधि यानी कि पर्सनल लॉ लागू होता है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है और संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत विवाह के संबंध में लेन देन हो रहा है, चाहे विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात, तो जो मेहर की धनराशि होती है उसे डावरी नहीं माना गया है। तो मेहर होता क्या है, अब समझने का थोड़ा प्रयास करिए। देखिए, आपका इतिहास वाइज हम बता रहे हैं मुस्लिम विधि में एकदम। पैगंबर साहब यानी कि प्रॉफिट के उत्पन्न होने के पूर्व या अस्तित्व में आने के पूर्व अरब समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। अरब समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोग आपका आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे और खाना बदोश थे आपका। और भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। रात में बहुत ठंड पड़ती थी और दिन में सूरज की गर्मी। इसीलिए जो अरब के लोग होते हैं वह काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। इसे आपका वहाँ का जो सबसे बड़ा जानवर है, सबसे उत्तम, वह ऊँट माना जाता है। यानी कि आपका ऊँट ऊँट माना जाता है। तो कई विद्वान तो कहते हैं कि कैमेल का यानी कि ऊँट के परजीवी ये अरब निवासी हैं, क्योंकि ऊँट का जो पैर ऐसा बनावट रहता है कि रेगिस्तान में आपका आगे की ओर खिसकता है और बिना पानी पिए वह कई दिनों तक जिंदा भी रह सकता है। और आज जो देख रहे हैं आपका कि नई नई बिल्डिंगें ऊंची बन गई हैं अरब में, प्राचीन काल में जंगल झाड़ी था, रेगिस्तान। वो आज का अरब और उस समय का अरब में क्या था, जमीन आसमान का। पानी के लाले पड़ जाते थे, पानी की भी तलाश करिए। लोग आपका कबीले होते थे, यानी कि छोटे छोटे समूह होते थे। उन समूह के मुखिया होते थे और उन्हीं मुखियाओं को खलीफा उस समय कहा जाता था। तो आज भी कहा जाता है कि बहुत बड़े खलीफा बन गए हो, यानी कि तुम इस समाज के बहुत बड़े क्या बन गए हो, मुखिया। ये कहा जाता है। जैसे हमारे बारे में भी तमाम लोग कहते हैं, इलाके क्षेत्र में मनोज सर इस समय इलाहाबाद में खलीफा बन गए हैं, यानी कि बहुत बड़े बन गए हैं। तो कभी भी हमने अपने मुख से नहीं कहा और न कभी कहा जाएगा। वो तो भाई आपका मैंने कह सकते हैं कि वो तो लोग भले कह दें, लेकिन भाई अपने कुछ नहीं कहना है कि आपका खलीफा बने कि इमाम बने, इससे हमें मतलब नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अगर लोगों की बातें ज़्यादा अब न सुनकर किस पर ध्यान दिया जाए, पढ़ाने पर और पढ़ाई पर। लोग लोग अगर कहें कि कौवा कान लेकर गया, तो क्या कौवा के पीछे दौड़ेंगे कि अपना कान देखेंगे। तो भाई आगे देखिए आपका, तत्पश्चात आपका जब पैगंबर साहब आए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए। महिलाओं को उत्तराधिकार में हक उन्होंने दिया, भले कम दिया, पुरुषों का आधा वो अलग बात है, लेकिन एक और काम किया कि विवाह नामक संस्था का जन्मदाता थे वो। और ये हुआ कि जब पुरुष किसी महिला से विवाह करे तो एक रकम दे या कुछ गिफ्ट दे, और उसी गिफ्ट को मेहर कहा गया। मेहर वह धनराशि है जो विवाह का आवश्यक परिणाम होता है। यह यहाँ तक महत्वपूर्ण है कि अगर विवाह के समय यह निश्चित नहीं किया गया है तो न्यायालय उचित, प्रॉपर या मिसले क्या दिलवाएगा, मेहर, प्रथागत मेहर। उसको मिसले मेहर जब एक बार पत्नी में वेस्टेड हो गया तो वह आपका हटेगा नहीं। पत्नी का राइट टू लियान होता है, धारणाधिकार, अप्रत्याभूत ऋण होता है, तमाम विशेषताएं हैं। तो मेहर वह धनराशि है
जो विवाह के आवश्यक परिणाम के रूप में आपका पति द्वारा किसको दिया जाता है, वह दो प्रकार का होता है, एक तत्काल, एक स्थगित। तत्काल में तुरंत मांग सकती है और स्थगित वाला डाइवोर्स पर ही मांगेगी कि डाइवोर्स। देखिए, लास्ट लाइन बताया जाए क्योंकि समय कम है आपका, लेकिन लास्ट लाइन थोड़ा बहुत समझे रहिए। इसका उद्देश्य ये था कि मेहर की धनराशि अगर रहेगी तो जो मुस्लिम पुरुष का स्त्रियों को डाइवोर्स देने का, तलाक देने का अथाह और अनलिमिटेड पावर है, उस पर थोड़ा प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध ये रहेगा कि पुरुष एक बार सोचेगा कि अगर हम डाइवोर्स देंगे तो ये सारी रकम क्या करनी पड़ेगी, पत्नी को देनी पड़ेगी। मुख्य उद्देश्य ये था, तो आगे कल बताया जाएगा। इस प्रकार दहेज की जो परिभाषा थी वो कम से कम क्या हुई। और एक फिर सेक्शन याद रखिएगा, धारा 5 अब रटे रहिए यहीं। दहेज लेने और देने का करार क्या है, शून्य है, और दहेज की परिभाषा दो में। दो हमें लगता है परसों तक निपट जाएगा। देखिए, प्रयास करते हैं कि 3-3 4-4 दिन में। शाम को आज क्लास चलेगा भाई, कल कुछ समस्या आ गई थी। आज जो शाम को क्लास चलेगा आपका टीपीए और कांटेक्ट चलेगा, और आपका पुलिस एक्ट थोड़ा लास्ट में इस हफ्ते के एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा। एविडेंस और पुलिस एक्ट आपका जो एपीओ के लिए थोड़ा बहुत बचा है, एक्स्ट्रा क्लास में समाप्त करेंगे क्योंकि जे का भी दबाव ज़्यादा है इधर।